नमस्कार, लोकार्पण में आप सबका स्वागत है। मैं त्रिभुवन चौहान और आज नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम, क्योंकि ना सिर्फ समाज सेवा से जुड़े रहना, साथ के साथ पत्रकारिता और उसके साथ एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में भी निखर कर आए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदार घाटी की शान उपहार समिति के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई साहब विपिन सेमवाल जी। तो नमस्कार सेमवाल जी, कैसे हैं आप? लोकार्पण पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत काफ़ी चर्चा में रहते हैं आप सब लोग। पहले तो मैं चाहूँगा आप भी पूरी जनता को, जो तमाम सुन रही है अभी, उनको एक न्यू ईयर के लिए क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से उनको अपना नव वर्ष आगे देखना है? कि एक तरफ जब अभी कोरोना काल ख़त्म हुआ है तो उसके बाद आप क्या देखते हैं कि आगे 2021 कैसा रहेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमें जो है इस काबिल समझा है और इस अपने लोकार्पण के माध्यम से लोगों के बीच जो है प्रस्तुत होना, मतलब एक अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित विषय है हमारे लिए। और सबसे पहले कि जो हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2021 जो है आपके घर में वृद्धि, सिद्धि और रिद्धि का आशीर्वाद हो। और दूसरा, जो एक कोरोना काल है वर्ष 2019, ये तो लगभग कमोबेश जो स्थितियां हैं काफ़ी उलट रही हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हो। सही बात। लेकिन बाबा केदारनाथ जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाला भविष्य सभी लोगों को, जो कि इस लोकार्पण चैनल को देख रहे हैं या देखेंगे या इससे पहले आपने देखा है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। जी तो जी, नए साल पे आप लोगों ने एक क्या आपने पिछले विगत वर्ष 2020 में भी काफ़ी सारी फिल्में निकाली जो गढ़वाली संस्कृति को लेकर काफ़ी उजागर रही और आप सब लोगों ने भी उसे बड़े ध्यान से देखा और पसंद भी किया। तो आने वाले 2021 में यही पहल जारी रहेगी और किस किस तरह से अभी अग्रिम फिल्में आपकी आने वाली हैं? जी देखिए, जो अभी ये कोरोना काल रहा उसमें हमने तो यही सोचा है कि लोग सारे अब लॉकडाउन में अपने घर ही में थे और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग जो निवर्तमान हैं मंगेश घिल्डियाल जी, तो उनकी सद्भावना, उनकी प्रेरणा के बाद जो है हम कुछ फिल्में हमने बनाई हैं। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि घौर रहा सुरक्षित रहा कोविड-19 पे, और उसके बाद लगातार जो उसका हमने पूरे लगभग 50 से 60 लाख से अधिक लोगों ने उसको देखा है, शेयर किया है और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने पेज पे उसको शेयर किया था। जी जी। तो जैसे ही उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिला है तो हमें लगा कि हम कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे अंदर, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हों या फिर अभिनेता हों या कैमरा हों, हमारी धर्मपत्नी उपासना सेमवाल जी हैं। जी जी। तो स्क्रिप्ट वही लिखते हैं अमूमन। और उसके बाद तो हमारी बहुत सारी फिल्में आई हैं। कुछ हमने उपासना सेमवाल, जो हमारा चैनल है उपासना सेमवाल ऑफिशियल, उस पर, और कुछ लोकार्पण पे डाली है, कुछ लोग स्टूडियो पे, बल्कि आपके चैनल पे भी 2-3 बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं। मंगतू यू टर्न आई है, अब आने वाली हैं। इससे पहले मंगतू परदेसी आया, मंगतू रिटर्न्स, तो उसने बड़ा धमाका मचाया। तो मुझे लगता है कि 4 लाख से ऊपर जो है ये एक फिल्म पहुंची हमारी मंगतू रिटर्न्स, बहुत अच्छा चल रहा है। और जो ये जनवरी 2021 के बाद अभी हमारे पास जो गत वर्ष हमने कुछ फिल्में शूट की हैं, उनमें 5 फिल्में हैं। अच्छा। जिसमें एक तो लोकार्पण के माध्यम से ही कुछ दिनों बाद, यानी कि मेरे ख्याल से आज या कल में वो जो है आप लोगों के बीच में आएगी। और उसके बाद कुछ लोग स्टूडियो के वो चैनल से आएंगी, कुछ उपासना सेमवाल ऑफिशियल से। जैसे एक विधवा बेटी पे हमने बहुत अच्छा उसमें किरदार भी निभाया मैंने, और विधवा बेटी पे बहुत सुंदर स्क्रिप्ट की, जो पहाड़ की नारी है उसका बोझ, उस बोझ के साथ साथ जो है कैसे वो जो है अपने हुनर को निखारती है, कैसे शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल पैदा करती है, और एक घास काटने वाली लड़की अंततोगत्ता जो है पीसीएस अधिकारी बन जाती है। तो बहुत अच्छी संदेशप्रद फिल्में हैं। कुछ थोड़ा मनोरंजक है, जैसे आजकल आपने देखोगे शादी विवाह में जो फोटोग्राफर होते हैं और ब्राह्मण के बीच में जो लड़ाई आपने काफ़ी देखा होगा कि मतलब फोटोग्राफर का बीच में वो बेदी का तोड़ना, जूतों सहित या थोड़ा ड्रिंक करके वो फोटो वगैरह खींचना, तो इस टाइप से मतलब एक नोक झोंक। तो उसमें नवीन सेमवाल जी मुख्य किरदार में, मंगतू जो हमेशा रहते हैं। और उसके बाद कुछ मंगतू और घन बहादुर। तो घन बहादुर में एक जो नेपालियों का, हमारे गढ़वाली जो संस्कृति है उसमें लगातार प्रभाव पड़ना, हमारा जो परिवेश है, तो नेपाली लगभग 20 से 30% आबादी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में भी आ गई है। तो
उस पे भी एक मतलब मनोरंजक फिल्म है। बहुत और उसके बाद जो है एक अन्य फिल्म है हमारी जो इसी पे है कुछ चुहलबाजी चाइनीज वो मंगतू लाटो करके, तो मतलब मंगतू और एक चाइनीज लड़की की एक कहानी, हालांकि वो चाइनीज नहीं होती है। तो इस टाइप से आने वाले इस वर्ष में सर मुझे लगता है कि देखने वाले जो लोकार्पण देख रहे हैं वो लोकार्पण देखें। हमारे इस न्यूज़ चैनल पे भी, इस यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी फिल्में आने वाली, बड़ी मनोरंजक और संदेश पर फिल्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये यकीनन बहुत काबिल तारीफ भी है सर, क्योंकि जहाँ से हमने घोर रहा सुरक्षित रहा देखी थी, एक अच्छा मैसेज आपने वहीं से शुरू किया था देना कोविड-19 के दौर में। और उसके बाद फिर कीस कू बवाल आया, फिर मंगतू परदेसी, मंगतू रिटर्न्स आई, और अब मंगतू यूटर्न आप सब लोगों के बीच में है। इसके साथ साथ करवा चौथ एक बहुत अच्छी मूवी थी, करवा चौथ और मंगतू, जहाँ पे कि वो दो दुविधा में फंस जाता है। तो एक बहुत अच्छी लेखनी भी है उपासना मैम की। और उपासना मैम से तो हमने एक बार इंटरव्यू पहले भी किया था, जिन दर्शकों ने नहीं देखा हुआ वो अभी अपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नीचे जाकर देखेंगे तो उनका इंटरव्यू भी हमने किया हुआ है। वो एक ऐसी शक्ति है, नारी शक्ति, जो एक ऐसे परिवार से निकल के आई है जहाँ पर कि एक पुत्री, 2-4 मेरे ख्याल से उनकी बहनें भी हैं, 5 बहनों की एक बहन है। तो वहाँ से निकलकर और इस तरह से ख्याति प्राप्त करना ये अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब लोगों को भी मैं अभी भी बता दूं, अगर आपने उपासना सेमवाल ऑफिशियल चैनल अभी भी नहीं देखा है तो आप उसको भी सब्सक्राइब अवश्य करें। लोकार्पण आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो उसको भी सब्सक्राइब करें। और साथ के साथ लोक स्टूडियो, जहाँ पर हमारी हमेशा फिल्में आती हैं, उसके साथ साथ जो हमारे कैमरामैन भी रहते हैं हिम्मी, उनका भी एक चैनल है हिम्मी फोटोग्राफी, आप उसको भी निरंतर देखते रहें। तो सर इन सब चीज़ों में एक चीज़ निकल के आती है, आपने एक पत्रकार की भी भूमिका निभाई है, एक पंडित की भी आपने भूमिका निभाई है, और उसके साथ साथ आप कंस्ट्रक्शन में भी हैं। आपने फिर उपहार समिति कैसे प्रक्रिया में आई, कैसे उपहार समिति के लिए आप समय दे पाते हैं, और क्यों वो दिमाग में आइडिया कहाँ से आया उपहार समिति? देखिए, वर्ष 2013 की जो यादें हैं वो संभव तो आगामी कई वर्षों तक धूमिल नहीं होंगी। जो आपदा आई थी केदारनाथ त्रासदी, तो उसके बाद बहुत सारे एनजीओज आए थे केदार घाटी में, जिन्होंने वहाँ पे जो पीड़ित परिवार हैं उनके दुख और दर्द को जानने के बाद उनकी संवेदनाओं के साथ साथ जो है उन्होंने जो है काफ़ी मदद की मतलब। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं उस दौरान, उस आपदा के दौरान केदारनाथ त्रासदी में हमने कई लोगों की जानें भी बचाई हैं, जैसे जंगलों में जो रेस्क्यू करके जंगलों में फंसे हुए थे। और उसके बाद गांव-गांव, क्योंकि देखिए मैं मेरा बचपन यानी कि मेरा जन्म स्थान भी वही है, गुप्तकाशी यूं। तो अभी इस दौरान जो है सारे पता नहीं जितने भी गाँव केदार घाटी में, सभी गाँव में क्या स्थितियाँ लोगों की हैं मैं भली बात विज्ञ हूँ। तो उसके बाद ये एनजीओ वगैरह ये तो 2-3 साल रहे, उसके बाद निकल गए। हालांकि मैंने इनका बड़ा सहयोग किया था तब उस दौर में। उसके बाद लोग उसके बाद में मेरे पास आने लगे कि सर कहीं पे लड़की की शादी करनी है, मदद करनी है। अब चूँकि मेरे पास एनजीओज थे नहीं, लोग तो सारे निकल गए, तब मैंने वाकई मतलब एक अवधारणा का जन्म हुआ केदार घाटी में। मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि एक पहल की जाए। तो उस पहल में ये था कि मैंने कहा लोगों को जोड़ना पहले शुरू किया, जो ठीक ठाक लोग थे उनकी एक बैठक की। तो उसके बाद जो है मैंने कहा भाई थोड़ा एक भीख तो नहीं बोल सकते, एक नहीं ये बिल्कुल ये सुविधा शुल्क मतलब एक। तो मैंने लोगों को कन्वेंस करना शुरू किया कि देखिए भाई पुण्य अर्जित करना है तो आप थोड़ा सा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 10% जो है आपको दान देना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और हमारी सनातन जो सभ्यता है, हिंदू संस्कृति है, उसमें तो जरूर लोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो लोगों को कन्वेंस किया। तो सिर्फ 3-4 साल में मेरे साथ स्टार्टिंग में 2-3 लोगों ने हमने शुरू किया था। आज 50 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो प्रतिमाह 500 रुपये की धनराशि देते हैं। बहुत सुंदर। और 500 रुपये की धनराशि बहुत अधिक भी नहीं है, कोई भी निकाल के दे सकते हैं। तो सर ये जो आप उपहार समिति में लोग अगर जुड़ना चाहें, मैं हमारे जो दर्शक अभी देख रहे हैं, ये अगर जुड़ना चाहें तो किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो उपहार समिति उसका रजिस्ट्रेशन 1860 में हमने किया हुआ है रजिस्ट्रेशन। उसका पैन कार्ड है 1860। हाँ, जो एक्ट होता है, अच्छा 1860 एक्ट में, एक्ट में जो है वो उसमें रजिस्टर्ड है, पंजीकरण है हमारा। और उसका मतलब परंपरागत रूप से जो मतलब चाहे बैलेंस शीट पे है 4-5 साल की, पैन कार्ड है, मतलब एक ऐसा नहीं कि मतलब हाँ प्रॉपर है उसमें। तो उसमें ये कि आप चाहें तो मतलब कॉल कर सकते हैं हमें, नंबर लोकार्पण चैनल के माध्यम से, या मतलब जो भी आप देख रहे हैं जी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। साथ के साथ आप एक बार अगर बोल भी दें नंबर तो। हाँ, तो अगर आप चाहें कि आप उपहार समिति से जुड़ के पुण्य अर्जित करें
देखिए हमारा काम क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि जिस बेटी जो निर्धन होती है, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, तो उसकी शादी के लिए हम ये चाहते हैं कि उसकी मतलब बहुत अच्छे तरीके से डोली उठे, उसकी विदाई हो। बहुत सुंदर। तो वो क्षण आप एहसास करेंगे कि अगर आप जो है एक पुत्री के पिता हैं या माँ है, तो आप उस क्षण को सिर्फ आप सोच लीजिए, महसूस कीजिए कि जब उसकी डोली उठती है, एक तो वो उठना हुआ कि सिंपल मतलब उसको पकड़ के ले गए जबरदस्ती, मतलब शादी कर दी निकल गए। एक ये होता है कि उस लड़की के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा वस्त्र भी मिल गए, राशन भी बढ़िया हो गया और फर्नीचर भी मिल गया, जो एक लड़की की अपेक्षाएं होती है। तो उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने की उपार समिति ने कोशिश की है। तो अगर आप लोग भी हमसे कोई जुड़ना चाहता है तो 8171109366, तो 8171109366, तो इस नंबर पे भी जो है आप कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप जैसे ही संपर्क साधेंगे तो आप एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उपहार ग्रुप करके। बहुत सुंदर, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी इनसे जुड़ सकते हैं बस। और उसके बाद जैसे ही पूरा जैसे प्रत्येक महीने कई लोग तो माह भर में जैसे 500 रुपये जमा करते हैं, कई लोग 3 माह का एक बार दे देते हैं, कई लोग साल भर का दे देते हैं। तो एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ हमने, तो वो हमें जो एक रिसीविंग हमारे उस ग्रुप में डाल देते हैं। तो हमने एक रजिस्टर मेंटेन किया, उसमें हम मेंशन कर लेते हैं किसका है किसका नहीं। और जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उस लड़की की शादी में सबसे पहले जो है हम सभी लोगों उस ग्रुप में जो है पूरा डिटेल उसको बता देते हैं कि यार किसी ने आना है, किसी के पर टाइम है, तो हम ये चाहते हैं कन्यादान अपने हाथ से करें। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपहार समिति ने इन 4-5 वर्षों में 27 निर्धन बेटियों की शादी कर दी है। 27। बहुत सही बात है, बहुत 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 आप लोगों को साधुवाद, इतना अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। और भगवान काशी विश्वनाथ से मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता भी मिले और साथ के साथ लोग भी आपसे जुड़ें। और जितने हमारे लोग देख रहे हैं, मैं दर्शकों से ज़रूर बोलूँगा ये एक पुण्य का काम है। और सबसे सही बात वो भी है, वो 10% आपको हमेशा अपनी सेविंग का आपको दान भी करना चाहिए, क्योंकि दान करना एक बहुत बड़ा पुण्य है। और 2013 की आपदा के बाद जो त्राहिमाम संपूर्ण केदार घाटी ने देखी थी, उससे भी बहुत सीख मिलती है सब लोगों को कि कुछ ना कुछ इस तरह से कार्य जरूर करने चाहिए। तो सर एक तरफ उपहार समिति, फिर ये सब, तो इन सब व्यस्तता में जो आप समय निकाल पाते हैं, फिर थोड़ा बहुत आप पत्रकारिता भी करते हैं, या फिर अपने यजमानों को भी आप समय दे पाते हैं। तो इन सब को समय निकालने के लिए आज के जो हमारा यूथ है, यूथ जनरली जो किताबें पढ़ रहा है वो खाली किताबों में ही लगा हुआ है, उसके बाद खेलने का समय नहीं है। जो खेल रहा है तो उसको खाली खेलने कूदने में ही समय बीत जाता है। या जो एक काम कर रहा है, मतलब आदमी मल्टीटास्किंग नहीं रहा अभी। तो इनको करने के लिए कुछ गुर अगर आप बता पाएं कि किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चले, फैमिली भी मैनेज करनी है, अपने कार्य को भी मैनेज करना है, तो कैसे संभव हो पाता है? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज का यूथ है, आप देखिए 80% जो लड़के हैं यूथ है, वो 9 या 10 बजे उठता है सुबह। सही बात। और वो 2 या 3 बजे तक अपने मोबाइल पे चैटिंग करता रहता है, ऑनलाइन रहता है। आप कहीं भी देख लीजिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन ये यूथ ये मोबाइल, मतलब देखिए मोबाइल का यूज मैं ये बोलता हूँ कि खराब भी नहीं है, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक, वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको किस वे में लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसी मोबाइल के माध्यम से उपहार समिति, देखिए अब सोशल साइट से ये उपहार समिति का हमने इतना प्रचार प्रसार किया कि लोग खुद ब खुद, कई लोगों को तो मैं 50 में से तो 25 लोगों को जानता हूँ, जो 25 अन्य लोग हैं जो सिंगापुर में, अमेरिका में, दिल्ली वगैरह, उनको तो मैं जानता नहीं हूँ। तो ये लोग हमसे जुड़े हैं मोबाइल के माध्यम से। तो अगर आप इसका सकारात्मक रूप से उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने इसको नेगेटिव वे में ले लिया है तो आप गर्त में भी जा सकते हैं। जो यूथ वर्ग है, मैं उनका आह्वान करना चाहूँगा कि भाई देखिए, आप 10 या 11 बजे तक आप सो जाइए, आपको बहुत सुंदर नींद भी आएगी। और अगर आप हो सकता है 5 या 6 बजे उठ के थोड़ा गर्म पानी पिए, जैसे मैं करता हूँ। गर्म पानी पीने के बाद 6, सवा 6 से 7 बजे तक मेरा योग और एक्सरसाइज होती है, चाहे मैं केदारनाथ में रहूँ, चाहे देहरादून में, कहीं भी। बहुत सुंदर। तो लगभग 50 मिनट से 1 घंटे के करीब मैं योग करता हूँ। और तामसी प्रवृत्तियाँ जो भी हैं, मैं सबसे आह्वान करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि तामसी प्रवृत्तियाँ जितना कम हो आप उसका उपभोग कर रहे हैं। तामसी प्रवृत्तियाँ कभी भी जो आपके जो उन्नति के मार्ग है उसका विरोधी है तामसी प्रवृत्तियाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत कम, बहुत रेयर चांस में, अगर बहुत जरूरी है तभी आप ये प्रवृत्तियों को ग्रहण कीजिए, अन्यथा इनका परित्याग कीजिए। और दूसरा, भाई देखो, अगर कुछ करने की लगन हो, जिजीविषा हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें टाइम मेंशन नहीं करता है, टाइम जो है वो बाधा उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिए, मैं बहुत सारे काम करता हूँ,
जैसे कि आपने बताया कि भाई चाहे पत्रकारिता और राष्ट्रीय सहारा से जुड़ा हूँ, और जो अर्नब गोस्वामी जी का है रिपब्लिक भारत, उससे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हालांकि उसमें बहुत बड़ी खबरें लगती है, इसलिए इतना बड़ा है नहीं हमारे केदार घाटी में, लेकिन मैं काम करता हूँ हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए काम करता हूँ, और थोड़ा सा स्टेशनरी का काम भी है, केमिकल्स का भी है, और ठेकेदारी का काम भी है, और उसके बाद थोड़ा ये पंडिताई का काम भी है, और साथ साथ ये जो फिल्में आप देख रहे हैं उसमें भी हम बेहतरीन अभिनेता हैं। नहीं मतलब चलो वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 या 6 बजे, तो पूरा दिन, देखिए दिन आपका जो है 18 घंटे का होता है, मेरा दिन 18-19 घंटे का, और अमूमन जो आज का यूथ है उनका जो है 12-13 घंटे का, क्योंकि वो 12-1 बजे तो सोते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं। तो यही कहना चाहूँगा जो यूथ है हमारा, कि वो अधिक मतलब अपने शरीर के लिए भी जो है थोड़ा समय दें, और योग और एक्सरसाइज जो है आप जरूर करें, और निरंतरता बनी रहे आपके जीवन में, और आप सफलता को जो है प्राप्त हों, और यही काम। बिल्कुल, इतनी एक अच्छी बात की है सेमाल जी ने यहाँ पर, कि जल्द से जल्द अपना दिन शुरू किया जाए तो सारी चीज़ें सुरक्षित और अच्छी रहती हैं, आपका भविष्य सुरक्षित रहता है, और सारी चीज़ें आपकी पूरी होती रहती हैं। सेमाल जी, इसी के साथ, क्योंकि आप समाज से भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप लगे रहते हैं, 2021 ख़त्म होने वाला आएगा, तो फिर 2022 में चुनाव भी हैं उत्तराखंड जी में। बिल्कुल। तो किस तरह से मानसिकता हमारी आम जन को रखनी चाहिए अब की बार, कि एक अच्छी सरकार उनके लिए आए और कुछ अच्छे उनको तोहफे भेंट हों इन टर्म्स ऑफ नौकरी को रिलेटेड? या मैं जानता हूँ आप राजनीतिक माहौल से थोड़ा अलग रहते हैं, पर फिर भी एक आम जन की वजह से, क्योंकि आप एक सुविचारों को रखते हैं, तो उन सभी के माध्यम से, और ये जनता का एक प्रश्न मैं आपको के द्वारा पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से हम एक अच्छे व्यक्ति विशेष को चुने संपूर्ण उत्तराखंड में, क्योंकि इसको अभी पूरा उत्तराखंड देख रहा है, खाली गढ़वाल नहीं, कुमाऊं मंडल भी हमसे जुड़ा हुआ है, तो किस तरह के व्यक्ति विशेष को तवज्जो देनी चाहिए अब की बार उत्तराखंड के? देखिए, मैं इस बात का उत्तर पलायन से शुरू करूंगा कि हमारे अब यहाँ पे चाहे रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, या पौड़ी हो, राढ़ क्षेत्र हो, तो ऐसे क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, वो आप भी वाकिफ हैं इस चीज़। और इसका जो महत्वपूर्ण कारक है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। आज सड़कें केंद्र सरकार की बदौलत, चाहे मोदी सरकार हो, उनकी बदौलत सारी जगह आप देख चुके हैं कि ऑल वेदर रोड का निर्माण किया जा रहा है, या 4 धाम परियोजना जो भी आप माने, तो सड़कें तो पहुंच गई है, लेकिन अस्पताल का क्या होगा? आपने देखा होगा, हमेशा न्यूज़ में आता रहता है कि वहाँ उस गांव की महिला जो है डिलीवरी के वक्त मर गई, या बच्चा मर गया। अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर हुई, बल्कि लोकार्पण ने काफ़ी उसको, हाँ जी। तो मैं ये मानता हूँ कि पहाड़ में जो मतलब 10-12 कस्बों के बीच में मुझे लगता है कि हाई फाई अस्पताल बनना चाहिए। और जब ये लड़के MBBS करके इनका एक पैक्ट हालांकि बनता है, मेरे ख्याल से अभी है, वो पैक्ट भी है कि 5 साल उनको पहाड़ी क्षेत्र में ही काम करना होगा। लेकिन अमूमन वहाँ पे देखिए आप कि चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग, कोई विभाग है, उसके अधिशासी अभियंता एक्शन वगैरह या JEE पहाड़ों पे चढ़ना ही नहीं चाहता है, तो विकास कैसे होगा बताइए आप? दूसरा, स्कूल, अब थोड़ा बहुत कहीं प्राइवेटीकरण हुआ है स्कूलों का, कुछ ठीक ठाक स्कूल भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे बेहतर स्कूलिंग हो गया, और एजुकेशन पे और इस पे स्वास्थ्य के लिए वो सरकार को काम करना चाहिए। अगर मैं उत्तराखंड राज्य 2000 वर्ष मतलब 20 साल हो ही गए हैं, तो अगर मैं इन दोनों, क्योंकि देखिए भाजपा सत्तासीन होती है तो ये विपक्ष में होते हैं, कांग्रेस अगर विपक्ष में होती है तो भाजपा सत्तासीन होती है, या तो मुझे लगता है कि इन दोनों सरकारों ने एक प्रकार से आंख मिचौली का खेल खेला। सही बात, मतलब जनता को ठगने का खेल खेला, जो मैं मानता हूँ। और आप, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ और मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, और एक जनता की आवाज, आपने पूछा कि मैं गांव गांव जाता हूँ, लोगों के दुख और दर्द मुझे पता है क्या है। तो अब बताइए, अगर त्रिगुई नारायण तोसी एक अंतिम गांव है जहाँ पे शिव पार्वती का विवाह हुआ था, वहां से, और रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल है, अगर मैं रुद्रप्रयाग जनपद से बिलोंग करता हूँ तो वहीं की बात करूंगा, कमोबेश ऐसी स्थितियां चमोली में भी होंगी और अन्य क्षेत्रों में भी। सही बात। तो अब आप ये बताइए कि अगर तोसी त्रिगुनार से कोई महिला जो गर्भवती है और प्रसव पीड़ा की वेदना से चिल्ला रही है, तो रुद्रप्रयाग आते आते आप 80 या 85 किलोमीटर दूर, मतलब उसको 4 या 5 घंटे लगते हैं, तो इस दौरान हो सकता है कि वो मर जाए। सही बात। तो क्या गुप्त काशी में या अगल बगल 1-2 ठीक ठाक सुविधा, फाटा में हो, फाटा में हो, अगर मैं रुद्रप्रयाग की, तो एक सुविधा संपन्न हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो, जहाँ पे एक्सरे हो, जहाँ पे लेडीज एक चिकित्सक हो।
आप बताइए, मतलब एक प्रत्येक हॉस्पिटल, चाहे वो एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, तो आप उसमें देख लीजिए एक ही चिकित्सक होता है, वही पेट दर्द देखता है, वही अगर हाथ टूटता है तो सब उसी के पास जाता है और एक दो गोलियां उनके पास होती है। कभी हॉस्पिटल की स्थिति है कि निःशुल्क, अगर माना आप हॉस्पिटल में चले गए, जो बोलते हैं कि पर्ची पे लिखते हैं वो दवाइयां, वो आपको हॉस्पिटल में 1% दवाई भी नहीं मिलती। अब वहां पे है कि नहीं है, ये भी एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। लोगों को या तो मजबूर किया जाता है कि आप उस दुकान से ले लो, हो सकता है कि इनका कमीशन बना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो सरकार को ये होना चाहिए कि मुझे तो ये लगता है कि कुछ ना करे, वो थोड़ा एजुकेशन और स्वास्थ्य पे अगर पहाड़ों में वो ध्यान दें तो 60 या 70, जैसे पलायन आयोग बना रहे हैं, क्या है ये पलायन आयोग? कुछ नहीं है। एसी में बैठ के, देहरादून जैसे स्थान पे एसी में बैठ के जो है नीति बन रही है, नीति नियंता जो है हमारे पहाड़ों की नीतियां बना रहे हैं, जो कभी पहाड़ों पे चढ़े ही नहीं है। अरे हमें पूछिए ना, जो वहां पे उस गांव में निवास करते हैं, जो उस कस्बों में निवास करते हैं, हमें पूछिए, हम उनको सजेस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि लोग, जो जनता है वो बीजेपी और कांग्रेस से उगता चुकी है। तो एक तीसरी पार्टी, अब चाहे वो अब आप हो या फिर मन अन्य कोई पार्टी हो, तो एक अपेक्षा कर रही है कि एक तीसरी शक्ति उभर के आए। जैसे दिल्ली में अभी देखा होगा आपने कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया, हालांकि कई मायनों में वो फिसड्डी साबित भी हो रहे हैं, वो अलग विषय है। तो मैं ये मानता हूँ कि उत्तराखंड में एक तीसरी ऐसी शक्ति या ऐसी पार्टी जो है स्थापित होनी चाहिए, जो लोगों के दुख और दर्द को सहे। बिल्कुल, आपका बिल्कुल यकीनन, मैं आपको बिल्कुल सहमत हूं जो आपने एक एक शब्द कहे हैं, और यकीनन उत्तराखंड की जनता को अब की बार, और जहां तक बात रही पार्टी की भी, सबसे पहले व्यक्ति विशेष हमें बहुत अच्छे से देखना होगा। दूसरी बात आती है पार्टी की, कौन सी पार्टी से वो है या नहीं है। और बहुत उम्दा आपके विचार लगे मुझे, और खासकर ये मुझे लगा कि मैंने आपके दर्द को छुआ है जब हम इस इंटरव्यू के अंत में थे, और आपने जोश खरोश से बात भी की। यकीनन ये सच है, और हर पढ़ा लिखा व्यक्ति उत्तराखंड का आज यही सोच रख रहा है। तो हमने इस पर एक एपिसोड पहले भी किया था, जिसमें हमने तमाम जनता से पूछा था कि उनको किस तरह से अभी मैंने देखा प्रत्याशी चाहिए। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इन सब पॉइंट्स को लिया और बताया, और मुझे लगता है कि जनता भी जरूर ये इन बातों को समझेगी और गौर भी करेगी उतने ही अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेमवाल जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें रखी हमारे सामने। और अंत में कुछ एक मैसेज अगर आप देना चाहें उत्तराखंड की जनता को या समस्त जनता को जो आपको देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से आप आते हैं वो एक बहुत छोटा सा इलाका है, और मैं भी वहीं से हूँ, बट पॉइंट ये है कि आज देहरादून से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर हम अगर बैठे हुए हैं, और वहाँ पर ये सोच रखते हैं कि उपहार समिति चलनी चाहिए, इस तरह से मूवीज़ का निर्माण होना चाहिए। वो भी इसलिए क्योंकि संस्कृति को बना के रख पाएँ या फिर समाज के लिए कुछ कर पाएँ। साथ के साथ अभी आपने कुछ बात की थी कि एक बहुत अच्छा सा एक, अभी कुछ देर पहले हम कुछ खा रहे थे, तो इनको लगा कि ऐसी व्यवस्था हमारे गुप्तकाशी क्षेत्र में भी होने, तो ये एक अच्छे समाज सेवी की बिल्कुल यही एक परिभाषा भी है। तो आप सब लोगों से भी यही उम्मीद मैं करता हूँ कि जो जो इन्होंने बोला है, आज सेमवाल जी ने हमसे बात की है, उनको आप अपने कर्णों तक बहुत अच्छे से समझें और उन चीज़ों को अपने तक चिताएं भी। तो इसी के साथ कुछ एक अंत मैसेज अगर आप पब्लिक को देना चाहें तो। जी देखिए, मैं सिर्फ उपहार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमें देख रहे हैं लोकार्पण के माध्यम से, तो जनता, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि भाई आप हमारे साथ जुड़िए, उपहार समिति के साथ जुड़िए। हो सकता है कि आपके अगल बगल भी ऐसे दीनहीन या गरीब लड़की हो या लड़का हो सकता है कोई शिक्षा से महरूम में मेधावी है लेकिन उसके पास आर्थिक रूप से वो बड़ा नहीं है, उसके पास आर्थिक। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप, जरूरी नहीं कि उपहार समिति से जुड़िए, उपहार समिति एक मंच बने, लोगों को बना के दिया है कि आप उस मंच के माध्यम से अगर हमसे जुड़े तो हमारे तो एक एक चीज़ें आप देख सकते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, या गाँव में जाके उस लड़की से पूछिए कि हम उनके लिए क्या करते हैं, या उस बच्चे से पूछिए कि जो आज जिसके माँ बाप नहीं लेकिन मेधावी, और 6 के बाद उसने जो है पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन आज जो है BSc वगैरह कर रहा है या +2 के बाद वो कर रहा है। तो मैं यही एक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आपके अगल बगल कोई दीनहीन कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कोई बुढ़िया हो, कोई भी, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उसकी मदद जरूर करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सेमवाल जी का, और आपने जितनी अच्छी बातें आज रखी समस्त जनता के सामने लोकार्पण के माध्यम से, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे से हम सबको सुना। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बातें आज की गई हैं उनको मनन में ज़रूर लें, चाहे वो सुबह उठने
जल्दी उठने की बात हो या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने के लिए अगर आप अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो जुड़े रहिएगा लोकार्पण के साथ। ऐसी ही और शख्सियतों से आपको हम मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।